हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आर ओ 2022 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं भी एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी। मेरे पास यूथ पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ, ताकि जिसके पास ये बुक ना हो, वो इससे देख सकें और पढ़ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो सूचियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। सूची 1 में आचार्य के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके सिद्धांतों के नाम बताए गए हैं। तो चलिए मैच करते हैं। आचार्य लकुलिस की बात करें तो इन्होंने पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत सिद्धांत दिया था। वहीं नागार्जुन की बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम है शून्यवाद का सिद्धांत। भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु ने जैन जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। और वहीं गोसाल, इनका पूरा नाम है मक्खलीपुत्र गोसाल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मक्खलीपुत्र गोसाल, इन्होंने की थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लकुलिस ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी, नागार्जुन ने शून्यवाद, भद्रबाहु ने जैन और मक्खलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो चलिए यहाँ मैच कर लेते हैं। तो हमारा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो इसका सही मैच होगा 3, 2, 4, 1, यानी कि आंसर नंबर बी, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप इससे ये भी क्लियर कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में 3 रत्नों के बारे में बताया गया है। अगर बौद्ध धर्म में 3 रत्नों की बात करें तो ये 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म व संघ। वहीं अगर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात करें तो ये त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। वहीं जैन धर्म के अगर 3 रत्नों की बात करें तो जैन धर्म के 3 रत्न आते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें मैच करना है और ये बताना है कि कौन सा मैच जो है वो सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख, ये गौतमी पुत्र सात करड़ी से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सात करड़ी से। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख, ये आपका मिसमैच है। तो बताइए कि भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है। तो भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंद गुप्त से संबंधित है और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो इनसे संबंधित अभिलेख है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है और भीतरी अभिलेख के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपका आंसर दिया हुआ है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। वहीं गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए एक एक लोगों को डिस्कस करते हैं। ये जो गोपाल हैं, ये गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं। गोपाल प्रथम के पुत्र और उनके अधिकारी धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु इन्होंने 200 गांवों को दान में भी दिया था। तो अगर बात आए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये धर्मपाल ने करवाई थी। वहीं पाल वंश के जो संस्थापक हैं वह हैं गोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ पे हमें 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं और ये किस क्रम में हुए हैं इसको आपको बताना है। तो ये क्रम देखिए आप, सबसे पहले आएंगे यशोवर्मा।
यशोवर्मा का कार्यकाल यहाँ पे दिया हुआ है। 930 से 950 में इनका कार्यकाल हुआ है, मतलब इन्होंने शासन किया है 930 से 950 में। फिर आएंगे धंग। राजा धंग का कार्यकाल 950 से 1002 ईस्वी तक है। वहीं विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। और कीर्ति वर्मा का कार्यकाल है 1060 से 1100 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की थी? आदिवराह की उपाधि किसकी थी? और ऑप्शन है वसराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आदिवराह की उपाधि से मिहिर भोज इनको सम्मानित किया जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक भोज प्रथम, या इन्हें मिहिर राज भी कहते हैं, इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। ये वैष्णव धर्म के उपासक थे और इन्होंने अपने सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि का अंकन करवाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये किया गया था 1325 ईस्वी में। अफगानपुर षड्यंत्र ये हुआ था 1327 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी 1296 में। इन्हीं के दामाद और अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध ये सबको पता है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तो अगर हम इसे सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा, इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण और फिर अफगानपुर षड्यंत्र। ये हो जाएगा सही आंसर। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्रम बदल दिया है। यहाँ पहले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण होगा। अब पहले अफगानपुर षड्यंत्र होगा जो कि 1325 में, और तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये होगा 1327 में। ठीक है, तो सही मैच कर लेंगे। हमारा आंसर नंबर ए ये सही हो जाएगा। पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर 1325 में अफगानपुर षड्यंत्र और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा और बहुत ही कहने का मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन जब इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की तो कुछ इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते हैं और इन्हें पागल की संज्ञा भी दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें ये मैच करना है कि यहाँ पे राजाओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ स्थान के नाम दिए गए हैं। तो चलिए एक एक राजा को पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर हम कर्णदेव की बात करें तो कर्णदेव जो थे ये गुजरात के वाघेला राजवंश के संस्थापक थे। वाघेल कहिए या वाघेला, इसके संस्थापक थे कर्णदेव। इन्हें हम राजा कर्ण या कर्ण बघेल के नाम से जानते हैं। इन्हें रायकर्ण की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। तो 1296 में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है तो इसके 3 वर्ष बाद 1299 में वह गुजरात पर आक्रमण करता है। और जब वह गुजरात पर आक्रमण करता है तो वहाँ के शासक कर्णदेव जो रहते हैं उनकी पराजय हो जाती है। वो अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं और इसी के साथ जो गुजरात का वाघेला राजवंश रहता है इसका अंत हो जाता है। और कर्णदेव की पत्नी जिनका नाम रहता है कमला देवी, इनसे अलाउद्दीन खिलजी अपना विवाह कर लेता है। अगला पॉइंट है राजा राय रामचंद्र। इनका नाम राजा राय रामचंद्र जो हैं इन्हें रामचंद्र या रामदेव इस नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के देवगिरी यादव वंश के संस्थापक थे। देवगिरी के थे और यादव वंश के संस्थापक थे राजा राय रामचंद्र। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं हमीर देव की। राजा हमीर देव जो थे ये रणथंभौर के अंतिम चौहान राजा थे। रणथंभौर के अंतिम चौहान राजा थे। इन्हें चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहान काल का कर्ण। इसके साथ ही इन्हें रणथंभौर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न शासक भी माना जाता है। और इनके महानायकत्व के विषय में बहुत सारी कविताएं और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं।
तो इसी संबंध में एक नाम आता है हम्मीर रासो पुस्तक का, कि हम्मीर रासो पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी ने इनकी प्रशंसा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हम्मीर रासो। ठीक है। अब बात करें राणा रतन सिंह, तो इनके नाम से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि इनके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है पद्मावती, या पद्मावत नाम है शायद। और इसकी जो वास्तविक रचना की थी पद्मावती की, ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने ही इस पुस्तक को लिखा है जिसके ऊपर बाद में फिल्म बनाई गई। तो राणा रतन सिंह जो थे ये चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था, जिनकी खूबसूरती के चर्चे सुन के अलाउद्दीन खिलजी इन पर मोहित हो जाते हैं और इन्हें देखना चाहते हैं। इसके बाद युद्ध होता है और युद्ध में राणा रतन सिंह की पराजय होती है और पद्मावती व अन्य महल की जो भी रानियां थी उनके द्वारा जौहर कर लिया जाता है। तो चलिए मैच करते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो कर्णदेव ये गुजरात के वाघेला राजवंश के संस्थापक थे। राजा राय रामचंद्र ये देवगिरी से थे। हमीर देव ये रणथंभौर राजस्थान के चौहान शासक थे। और राणा रतन सिंह ये चित्तौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे 3, इसके बाद 4, इसके बाद 2 और फिर 1। 3 4 2 1, तो ये हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ यात्रियों के नाम दिए गए हैं और वे किस देश से आए थे, उन देशों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो इब्न बतूता, इनकी बात करें तो ये अरब यात्री थे और ये उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से। इनकी एक पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, जिसका नाम है रहला। रहला ये इब्न बतूता की पुस्तक है। अगला ऑप्शन है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो थे इनका जन्म हुआ था वेनिस में, और वेनिस कहाँ है? इटली में। मार्को पोलो के पिता थे निकोलस पोलो, और मार्को पोलो को एक बहुत ही प्रसिद्ध संज्ञा दी जाती है जो कि परीक्षा का पार्ट बनती है। इन्हें कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। अगर कभी पूछा जाए कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं मार्को पोलो को। वहीं अब्दुल रज्जाक की बात करें तो अब्दुल रज्जाक पारसी यात्री था, पारस से आया था। फारस यानी कि ईरान से ये आया था। और ये विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये फारस से विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। नूनिज की बात करें तो नूनिज जो था ये एक पुर्तगाली यात्री था जो कि विजयनगर के ही शासनकाल में आया था, और उस समय राजा थे अत्युद राय। तो चलिए अब मैच करते हैं। हाँ, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा एक मिसमैच है। तो मैंने आपको बताया कि अब्दुल रज्जाक तुर्की से नहीं, ये ईरान यानी कि फारस से आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा पॉज करके। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही, पहले तो ये विभाग किस विभाग से संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। ये संबंधित है कृषि से। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि के प्रोत्साहन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की अलग से स्थापना की, और इसको नाम क्या दिया? इसे नाम दिया दीवाने अमीर कोही। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलूग खान भी था। इन्हें उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इसे स्वप्नशील, पागल और रक्तपिपासु कहा गया है। क्यों कहा गया ये आपको भी पता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो यहाँ से मैं कुछ बहुत सारे पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। पहले तो ये कि भारत में जो चिश्तिया संप्रदाय था, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो शेख उस्मान थे। शेख उस्मान, इनके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनको ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी एक शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी। ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी के शिष्य थे फरीदुद्दीन। फरीदुद्दीन को बाबा फरीद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा फरीद।
या इन्हें गज-ए-शंकर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। फरीदुद्दीन को बाबा फरीद या गज-ए-शंकर भी कहा जाता है। इनके जो शिष्य थे, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी संत रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने 7 कहा जाता है ऐसा कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का। लेकिन ये कभी भी किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन इन्होंने पूरी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया के ही प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं है। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न था कि किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। तो चिरागे दिल्ली कहा जाता है, ये नसरुद्दीन को कहा जाता है, नासिरुद्दीन। ठीक है। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही और बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गजशंकर कहा जाता है। हाँ, और मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ये कहा जाता है कि ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो हमारा आंसर ये इसका सही हो जाएगा बाबर। ऐसा कहा जाता है कि जब 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है और बाबर की विजय हो जाती है, तो उसकी खुशी में इसने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुलवासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो विद्रोह हुए हैं, इन विद्रोहों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम एक एक विद्रोह को डिस्कस करेंगे और उनके सन को भी डिस्कस करेंगे। तो अहोम विद्रोह जो होता है, ये 1828 में होता है। असम प्रांत जो है वहाँ के कुछ भागों में होता है। वहाँ के मतलब अहोम प्रांत में होता है, असम के। तो मेनली ये पूछा जाए कि जो अहोम विद्रोह है ये किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है। और जो अहोम विद्रोह है इसमें वर्मा युद्ध होता है 1524 से 26 में। 1524 से 26 में वर्मा युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जो है वो असम के निवासियों से यह वादा करते हैं कि वे असम छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बाद में वे इस वादे से मुकर जाते हैं। तो 1828 में यहाँ की जो जनता रहती है वो अंग्रेजों से विक्षुब्ध होकर इनके विरोध में युद्ध कर देती है, जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है गोमधर कुंवर के द्वारा। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो सन है वो है 1831 से 1832। कोल विद्रोह मुख्यतः छोटा नागपुर का जो पठार है उस रीजन में झारखंड राज्य में हुआ था। यहाँ के आदिवासी समुदाय जिनका नाम है मुंडा, उरांव, भूमिज और हो, इन आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों के द्वारा कोल कहा जाता है। तो जब अंग्रेज़ों के अत्याचार से यहाँ की जनता बहुत ही परेशान हो जाती है, यहाँ के आदिवासी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो यहाँ के जमींदारों, महाजनों व अंग्रेज़ों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए विद्रोह करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं बुद्धू भगत। बुद्धू भगत व उनके 100 साथियों के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। इसका सन है 1831 से 1832। अगला ऑप्शन है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का सन है 1855 में। बंगाल के मुर्शिदाबाद व बिहार के भागलपुर जिले के जो आदिवासी रहते हैं वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। मूलतः यहाँ के जो आदिवासी रहते हैं इन्हें पहाड़िया जनता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़िया जनता। तो पहाड़िया जनता से इस विद्रोह का नाम पड़ता है पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया झगड़ा या संथाल होल। पहाड़िया झगड़ा, झगड़ा का मतलब होता है विद्रोह, और इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों के द्वारा किया जाता है। मुर्मू भाइयों के द्वारा। इनके नाम रहते हैं सिद्धू, कान्हू, भैरव व चंद। इन 4 मुर्मू भाइयों के द्वारा ये जो विद्रोह रहता है इसका नेतृत्व किया जाता है। तो चलिए अब मैच करते हैं। और मोपला विद्रोह पता ही है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में होता है, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज
वहाँ के निवासियों के द्वारा मार दिए जाते हैं, जिसे बाद में मोपला विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो अब अगर मैच करना होगा तो मैच करेंगे। अहोम विद्रोह 1828 में असम में होता है, नेतृत्व करते हैं गोमधर कुंवर। कोल विद्रोह 1831-1832 में होता है, नेतृत्व करते हैं बुद्धू भगत। संताल विद्रोह 1855-56 में होता है, नेतृत्व किया जाता है 4 मुर्मू भाइयों के द्वारा, सिद्धू, कान्हू, चंद भैरव। और मोपला विद्रोह 1921 में केरल प्रांत में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई को अध्यक्ष बनाया जाता है चंपारण कृषि जांच समिति का। और सदस्यों में रहते हैं महात्मा गांधी, DJ रीड, G राइनी, MEL टेबर, LC अडामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण ये चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष नहीं रहते हैं, सदस्य नहीं रहते हैं, और अध्यक्ष रहते हैं FG स्लाई। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? ऑप्शन है बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो जो कूका आंदोलन था इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा 1840 में पंजाब में की गई थी। किसकी द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल। कब की गई थी? 1840 में। कहाँ की गई थी? पंजाब में। मूलतः यह एक धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया और भगत जवाहर मल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमेल करना है कि कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। तो पहले हम इन चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये बहुत ही साम्राज्यवादी सोच का वायसराय था। ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ही था। भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना ही इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का किसी भी तरीके से दमन किया जाए। इनका जो शासनकाल था वह था 1876 से 1880 में, और इसमें इसने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसमें हमारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना था। इसमें होता क्या था कि भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरोध में अगर कोई खबर छापनी होती थी तो उसके लिए इन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी और अपनी न्यूज़ को पेश करना पड़ता था यह जांचने के लिए कि वो पब्लिश कर सकते हैं या नहीं। और ऐसा अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ नहीं था, सिर्फ भारतीय समाचार पत्रों के साथ ये एक्ट लाया गया था। और ये लॉर्ड लिटन ही था जो इसने इस एक्ट को लेके आया था। और इसी साल एक और एक्ट आया था, शस्त्र एक्ट। शस्त्र एक्ट 1878, ये भी इसी सन में आया हुआ था लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों को शस्त्र रखना व बेचना, इन दोनों पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। और अगर ऐसा करना भी है आपको तो इसके लिए एक अनुमति पत्र आवश्यक होता था। और ये नियम अंग्रेजों व एंग्लो इंडियंस पर लागू नहीं था, केवल भारतीयों पर लागू था। तो अब मैच करते हैं। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लॉर्ड लिटन ने नहीं, स्थानीय स्वशासन ये लॉर्ड वेलेजली का है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की है। राजा अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी की है। वहीं स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। ठीक है, सॉरी, स्थानीय स्वशासन जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। एक बार और देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है लॉर्ड रिपन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र एक्ट, ऐसे एक्ट लेके आया था। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।